हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अरुण कुमार दुबे और आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने कक्षा 12 के कृषि रसायन के पाठ 9 कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के। और आज हम इसके पार्ट 3 में पढ़ेंगे जल और वायु प्रदूषण के बारे में। बच्चों, पार्ट 2 में हमने जल प्रदूषण के बारे में विस्तार से पढ़ा था। जल प्रदूषण के विभिन्न कारकों के बारे में जाना था। वीडियो के इस पार्ट में हम जल प्रदूषण के प्रभाव के बारे में जानेंगे और हम जानेंगे कि वायु प्रदूषण क्या है और इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसे रोकने के उपाय क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जल प्रदूषण के प्रभाव। जल प्रदूषण का प्रभाव न केवल मनुष्यों पर पड़ता है बल्कि भूमि और फसलों पर पड़ता है और जलीय जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जलीय जीवन तो पूरा जल पर ही आश्रित होता है। मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मनुष्य जल का प्रयोग नहाने धोने के लिए और पीने के लिए करता है। पीने वाला जल सीधे हमारे शरीर के भीतर जाता है। भोजन पकाने के लिए भी जल का प्रयोग करता है, जहां से दूषित जल अगर है तो वह हमें विभिन्न प्रकार के रोगों का कारण बनता है। टाइफाइड, पेचिश, हैजा, इसके अलावा पीलिया, यकृत ज्वर, पेट और आंत संबंधी बहुत सारे रोग हैं। एस्केरिस और फीता कृमि से होने वाले पेचिश और आंतों के रोग होते हैं। अब पानी पिए बिना तो कोई नहीं रह सकता, स्वच्छ जल का होना जरूरी है और ऐसे में अगर दूषित जल है तो रोग से पीड़ित होना लाजिमी है। बहुत प्रकार के रासायनिक पदार्थ भी होते हैं जो जल में मिल जाते हैं, जैसे फ्लोराइड है। अगर 10 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है हमारा फ्लोराइड तो कहाँ दांतों और हड्डियों संबंधी रोगों को पैदा करता है, जिसके बारे में वीडियो के पिछले पार्ट में हमने अच्छी तरह से जाना। सीसा एक और खतरनाक चीज है। पानी में अगर सीसा की मात्रा अधिक होती है तो वो किडनी संबंधी प्रॉब्लम्स को जन्म देती है। यकृत, उदरशूल और कोष्ठबद्धता, जिसे हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, इन रोगों को ये जन्म देते हैं। अच्छा, दूषित जल से क्या है? जल का रंग और स्वाद भी परिवर्तित हो जाता है। ये जो रंग है ये तो उसमें अशुद्धियों के कारण होता है, लेकिन अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें जब इसमें घुल जाती हैं तो पानी का गंध भी और स्वाद भी अप्रिय हो जाता है। न केवल देखने में ये गंदा लगता है बल्कि गंध और स्वाद में भी ये गंदा लगता है। और फिर सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसे पानी का इस्तेमाल करके हम भोजन पकाते हैं तो वो भोजन अपाच्य होता है, वो पचने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। और ऐसे जल का उपयोग करके जो खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं उसका संरक्षण भी अधिक समय तक हम नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें अनेक प्रकार के हानिकारक जीवाणु और विषाणु पहुंच चुके होते हैं। भूमि और फसलों पर भी इसके प्रभाव पड़ते हैं। जैसे देखिए, सिंचाई के लिए जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं इसकी गुणवत्ता ही फसलों का गुणवत्ता निर्धारित करती है। अगर हम लवण युक्त जल का प्रयोग करेंगे, क्या होगा? इससे हमारी जमीन, हमारी भूमि लवणीय होने लग जाएगी और ऐसी लवणीय भूमि में पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है वो कम हो जाती है। पोषक तत्वों की उपलब्धता कम होगी तो उत्पादन घटने लग जाएगा। देखिए, क्षार युक्त, बहुत ज्यादा क्षार युक्त जल होता है ना, तो पानी का जो निकास होता है खेत से वो खराब होने लग जाता है। मृदा में जो विनिमयशील सोडियम है इसकी मात्रा 15% से अगर ज्यादा हो जाए तो मृदा का पीएच मान 9.0 से अधिक हो जाता है। हमने आपको बताया था कि 7 जो है वो उदासीन पीएच है और जो लवणों की हमारी 6.5 टू 7.5 ये रेंज है जिसमें पोषक तत्व हमारे उपलब्ध होते हैं। इस रेंज से कम अगर हम चले जाते हैं ज्यादा अम्लीय मृदा में और ज्यादा क्षारीय मृदा में तो पोषक तत्वों की उपलब्धता हमारी कम हो जाती है। और यहां पीएच कितना हो जा रहा है? 9.0, टू मच। तो इसमें लाभदायक जीवाणुओं की संख्या और कार्यक्षमता भी कम हो जाती है। बोरान एक तत्व है, आपने पोषक तत्व में इसमें जाना होगा। तो इसकी अगर सांद्रता पानी में ज्यादा हो जाती है, दूषित जल में बोरान की सांद्रता अगर ज्यादा हो जाती है तो ऐसे पानी में बीजों का अंकुरण कम होता है, पौधों की वृद्धि कम होती है और कल्ले कम फूटते हैं, फलियां छोटी बनती हैं, दाना पतला पड़ जाता है।
और फलों का आकार वगैरह भी कम हो जाता है। सबसे जो आपको प्रभावशाली लक्षण यहाँ दिखाई देते हैं, पर्ण हरित रहित पत्तियां हमको दिखती हैं अगर बोरान युक्त पानी से हम सिंचाई करके फसल लेते हैं तो। किनारे की ओर झुलसी सी नजर आती है, ये भी कुछ लक्षण है। नसें भी पर्णहरित रहित हो जाती हैं और पैदावार तो घटेगी, यहां तक लगभग 50% तक घट जाती है। अच्छा, जब प्रदूषण होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है ना वो वायुमंडल में बढ़ जाती है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी हुई है तो वायु में उपस्थित नमी से या जल से यह संयोग करके क्या बनाती है, ये कार्बोनिक अम्ल। और ये जो कार्बोनिक अम्ल है हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं। कार्बोनेट आयन नीचे चले जाते हैं और पानी से मिलकर उसे क्या बना देते हैं, अम्लीय। अब ऐसे पानी से अगर हम सिंचाई करेंगे अम्लीय पानी से तो पौधों की जड़ें क्या होंगी, कमजोर होंगी, जड़ों की संख्या भी घट जाएगी। और जड़ों से तो ये सारी बात होती है, सारा पोषण सारा जल का अवशोषण सब जड़ों से होता है। जड़ों की संख्या अगर घट गई तो पैदावार तो घटनी ही है। जलीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये जानते हैं। सबसे पहले तो जब दूषित जल जाता है तो जल की ऊपरी सतह पर कीचड़ और अन्य अशुद्धियां उनकी एक परत बन जाती है और उस परत से नीचे रहने वाले जो जीवधारी हैं सबसे पहले तो उनका प्रभावित होती है श्वसन क्रिया, जो जीवन का आधार है। दूसरी जो क्रिया प्रभावित होती है, ऊपर अगर धुंधली या कीचड़ युक्त परत बनने से, अशुद्धियों की परत बनने से प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि सूर्य की प्रकाश किरणों की उपलब्धता नीचे के स्तरों में कम हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण भी प्रभावित होता है। अगर पानी में कूड़ा करकट कचरा या अन्य प्रकार की अशुद्धियां जो कार्बनिक अपशिष्ट हैं ये हम डालते हैं तो ये अपशिष्ट जाकर के जलाशय के तल में बैठ जाते हैं और वहां पर सड़न पैदा करते हैं और जो वनस्पतियां हैं और जो जीव हैं वो भी सड़ करके मर जाते हैं। बहुत सारे कीटनाशी, कवकनाशी और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हम लोग खेती में करते हैं। इसके अलावा हानिकारक धातुएं भी हैं, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों से निकल करके वो जब जल में पहुंचती हैं तो जलीय जंतु और वनस्पति ये हानिकारक धातुओं के मिल जाने से जलीय जीव जंतु और वनस्पतियां मरने लग जाते हैं। जलकुंभी आइकॉर्निया है ना, पानी के लिए यह पर्यावरणीय आतंकवादी बोला गया है, इतनी मात्रा में इसकी तेजी से वृद्धि होती है। ठीक है, स्थल के लिए गाजर घास पार्थिनियम और जल के लिए जलकुंभी ये अधिक मात्रा में पैदा होने लग जाती है और जल स्रोतों को प्रदूषित कर देती है। एक और मुद्दे के बारे में बात करते हैं, तैलीय प्रदूषण, जो ऑयल फील्ड से निकलता है या पाइपलाइन के रिसाव से निकलता है या समुद्र और नदियों के जल में ये पहुंच जाता है पेट्रोलियम संबंधी गतिविधियों की वजह से। तो ये जो तैलीय प्रदूषण होता है और जो तापीय प्रदूषण होता है इससे जल के जीव जैसे मछली और जल के पक्षी के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बड़ी संख्या में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्या उपाय है फिर जल प्रदूषण के नियंत्रण का? जहां से प्रदूषण आ रहा है उस स्रोत को पहचाने और उनको सीधे नदियों और पानी के स्वच्छ स्रोतों की ओर जाने से रोके। बीच में हमें उसको ट्रीटमेंट करना होगा। अगर जाना जरूरी है कि उसको स्रोतों में जाना ही जाना है तो पहले उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट करने के बाद जो शुद्ध जल होगा वो उसे हम नदियों और तालाबों तक पहुंचने दें। देखिए, गर्म जल के बारे में हमने बात करी, कहा तापीय जो संयंत्र हैं, नाभिकीय संयंत्र हैं या कोयले से चलने वाले संयंत्र हैं, उनके कंडेंसर को ठंडा करने के लिए जब हम पानी डालते हैं उन पर तो टेम्परेचर 30 डिग्री तक बढ़ जाता है, वीडियो के पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था। तो ऐसा जो गर्म जल है वो जलाशय, नदियों और समुद्रों में उनको सीधे विसर्जन से रोकना चाहिए। खेतों से जो कीटनाशक वगैरह का प्रयोग करते हैं, बहने वाले जल को पीने वाले जो जल है और कुओं में जाने से रोकने का हमें कोई उपाय करना होगा। उसको इस तरह से डाइवर्ट करना होगा कि पहले वो किसी अन्य जल स्रोत जगह पर जाकर के निचले इलाकों में या कृत्रिम हम जलाशय बनाएं और वहां जाकर के एकत्र हो और समय के साथ जब वो डिग्रेड हो जाए तब उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। कुछ जैवनाशक हैं जैसे बैसिलस है और ऐसे विषाणु, इनका हमें प्रयोग करना चाहिए।
ये भी वही काम करते हैं जो अन्य कीटनाशक करते हैं, लेकिन ये क्या है, जैव कीटनाशी है। तो ये केवल टारगेट जीव पर काम करते हैं, अन्य जो लाभदायक जीव उन पर कार्य नहीं करते और मनुष्यों और फसलों पर भी प्रभाव नहीं डालते। बायो जो कैटलिस्ट हैं, जैव उत्प्रेरक हैं, जैसे कि राइजोबियम है, नीलहरित शैवालें हैं, जेटोबैक्टर हैं, इनका प्रयोग करना चाहिए, माइकोराइजा का प्रयोग करना चाहिए। हमारी जनरल आदत होती है हमारे यहाँ पर के जो भी अपना कूड़ा कचरा है या है, लोग आसपास कोई जल स्रोत होता है उसमें डाल देते हैं, जैसे वो डस्टबिन हो कोई। ये देखिए, जल स्रोत तो हमारे जीवन का आधार है, चाहे हम उसको डायरेक्टली यूज में ले रहे हो चाहे नहीं ले रहे हो। हम नहीं ले रहे तो कोई पेड़, कोई पक्षी और जीव जंतु उनको काम में ले रहे हैं। तो कूड़े करकट और इन सब चीजों को हमें जलाशयों और नदियों में नहीं डालना चाहिए। हमारी सभ्यता और संस्कृति में नदियों, कुओं इत्यादि को बहुत पवित्र माना गया है। अनेक स्थान तो ऐसे हैं कि जिनमें हम नहाते भी नहीं हैं, पैर भी नहीं डालते, है ना। तो फिर हमें इन जल स्रोतों का बहुत ही अच्छी तरह से संरक्षण हमें करना चाहिए। उर्वरक और विद्युत संयंत्र से निकलती है सल्फर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये और इनका उत्सर्जन हमें कम करना होगा, वरना ये वायुमंडल में जाकर के क्या होता है कि ये गैसें आपस में रिएक्ट करती हैं और वातावरण की नमी के साथ में और वर्षा के साथ में ये अम्ल वर्षा के रूप में आती हैं। खेतों के पीएच को कम कर देती हैं, खेतों के जो फसल है उनके प्रभावित करती हैं और साथ में जो जीव जंतुओं और इमारतों तक को भी ये प्रभावित कर देती हैं। मृत जीव जंतुओं को नदियों में प्रवाहित नहीं किया जाए। कोई जीव जंतु मर जाता है, उठा के नदी में फेंक दिया, हम सोचते हैं चला गया वो ब्रह्मांड में, ऐसा नहीं है, वो वहां पर डिग्रेड होगा और जल को प्रदूषित करेगा। हमारे कल्चर में मृत्यु के पश्चात जो है वो चिता जलाई जाती है और उसके राख को हम प्राय नदियों में डाल देते हैं। कोई इसका विकल्प हमें तलाश करना पड़ेगा कि हमें सीधे उसमें डालने के बजाय, अगर ऐसे हमारे परंपराएं हैं तो हमें उसका कुछ विकल्प ऐसा खोजना पड़ेगा। चमड़ा उद्योग में अगर हम जाते हैं तो वहां चमड़ी से बाल निकालने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में बहुत सारे घातक रसायनों का प्रयोग किया जाता है और बड़ी मात्रा में जल का वहां इस्तेमाल होता है। और वो फिर जल जो टैनरी इंडस्ट्री से वो जल निकलता है वो कहाँ वापस चला आता है, जल स्रोतों में वापस चला जाता है। तो अगर हम इसमें प्रोटीएज एंजाइम का हम इस्तेमाल अगर हम करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, अन्य जो परंपरागत जो हमारे केमिकल्स हैं उनको इस्तेमाल करने के बजाय, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, पानी की खपत कम होती है और जो सल्फेट हैं, टैनिन है, अमोनिया, क्रोमियम, ये जो घातक रसायन हैं, इनका इस्तेमाल भी बहुत कम मात्रा में करना होता है। तो ये दिखा आपने कितनी अच्छी बात है, प्रदूषण को कितना कम करेगा। कपड़ा और अन्य उद्योगों में जिनमें रंगाई का काम किया जाता है, तो रंगाई के काम में क्या होता है कि जब उनका रंगाई करते हैं तो उसके बाद कई बार उसको वॉश करना पड़ता है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में जो रंगीन जल निकलता है वो जाकर के जल स्रोतों में मिल करके और उसे खराब कर देता है। यहां पर अगर हम लिग्निन का प्रयोग करेंगे रंगों के शोषण करने के लिए तो हम इस प्रदूषण को बहुत कम कर सकते हैं। जो खाद्य सामग्री बनाने वाले उद्योग हैं वहां पर हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करें और इस्तेमाल करके जो अपशिष्ट हैं उनका हम पहले उपचार करें और उपचार करने के बाद बचे हुए जल को सिंचाई के काम में ले सकते हैं। कौन से जल को, उपचारित जल को। सीवर लाइनें शहरों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। आजकल शहरों की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही है और वहाँ सीवर लाइन होते हैं। सीवर लाइन के साथ में मल के साथ में जल बहुत बड़ी मात्रा में निकलता है और इतनी बड़ी मात्रा में निकले हुए मल जल को निस्तारित करना अपने आप एक बहुत बड़ी समस्या है। तो क्या करते हैं कि उसे सीधे ही जल स्रोतों में डाल देते हैं। नहीं, पहले इसे शोधन करना चाहिए। ऐसे शोधन संयंत्र हो शहर से बाहर, उनको जहां पर पहले उनका ट्रीटमेंट किए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए जाने चाहिए और फिर वो जो बचा हुआ पानी है वो उस पानी को हम सिंचाई में और दूसरे कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं और हम इस प्रकार से प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अब जहां पर तैलीय प्रदूषण होता है तो उस तैलीय प्रदूषण से निपटना अपने आप में गंभीर चुनौती है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसके लिए भी विधियां खोज ली हैं। अगर ये तैलीय प्रदूषण से जो कीचड़ बन गया है तो उसको हम बायो रेमेडिएशन तकनीक की मदद से हम इसको शुद्ध कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे, जो बचा हुआ अवशेष है उसको मिट्टी के साथ में इस कीचड़ को मिला करके और सांद्रता और तापमान की एक विशिष्ट दशा को कायम रखते हुए अगर हम इसमें यूरिया और फास्फेट मिलाकर हम कुछ समय के लिए उसको रखें तो उसको
प्रक्रिया के द्वारा खाद में वो बदल जाती है और फिर उसका इस्तेमाल हम खेतों में कर सकते हैं। तो देखिए दोनों तरफ से फायदा हो गया, एक तो प्रदूषण भी कम हुआ, दूसरी बात इन पदार्थों को हमने खाद में भी बदल दिया। तो बच्चों हमने ये जाना कि जल प्रदूषण का जीवधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब हम जानते हैं पर्यावरण में, हमने बताया पर्यावरण एक व्यापक शब्द है, हमारे आसपास पाई जाने वाली चीज सबसे महत्वपूर्ण हमारा जल था। जल के बारे में हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं वायु के बारे में। वायु जो हमारे सब तरफ विद्यमान होती है और वायु में हम सांस लेते हैं, वायु में हम सारी अपनी जो एक्टिविटीज है, क्रियाएं हैं, वो सब हमारे वायु के भीतर ही संपन्न होती है, हमारे सब तरफ से घेरे रहती है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वायु नहीं हो, राइट। तो वायु प्रदूषण के बारे में अब हम जानते हैं। देखिए नॉर्मल रूप से जो हमारी वायु का संगठन है उसमें 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है, 0.7% अन्य गैसें होती हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत मात्र 0.3% है। यह नेचुरल संगठन है वायु का, ठीक है। और हमारा प्रदूषण क्या कहता है? वायु, जल और मृदा के बारे में प्रदूषण के लिए कहता क्या है? उसके जो प्राकृतिक संगठन में होने वाला कोई भी अवांछित परिवर्तन जो मानव और उसके संसाधनों के लिए हानिकारक हो, वो क्या है? प्रदूषण। तो वायु के जो नॉर्मल संगठन है, अवांछनीय तत्व जब इस वायु के नॉर्मल संगठन में प्रवेश कर जाते हैं तो वायु में विद्यमान गैसों का मौलिक अनुपात जो आपने पीछे देखा था वो संतुलन बिगड़ जाता है और वो फिर मनुष्य और उसके संसाधनों के लिए हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करता है। इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला तो हम देखते हैं पार्टिकुलेट मटेरियल। आंधी वगैरह चलती है ना तो धूल उड़ जाती है तो मौसम कितना गंदा सा हो जाता है, एकदम धुंधला धुंधला सा हो जाता है। केवल धूल ही नहीं, बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म कण हैं जो हवा में मिले हुए थे, इनको हम सस्पेंडेड मटेरियल या पार्टिकुलेट मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। चौराहों पर जब गाड़ी चलती है तो वहां से धूल उड़ती है, उनके एग्जॉस्ट से भी धूल कार्बन के कण निकलते हैं, ये पार्टिकुलेट मटेरियल होते हैं, ये हमारे सांस लेने में दिक्कत करते हैं। देखिए इनको हम क्या बोलते हैं? जो पार्टिकुलेट मटेरियल है ये नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, परंतु ये धूल के भीतर मौजूद होते हैं, इन्हें हम PM 2.5 कहते हैं। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन कणों की एक मात्रा निर्धारित की है और वो है 25 माइक्रोग्राम प्रति मीटर, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, राइट। लेकिन प्रदूषण की मात्रा 500 माइक्रोग्राम की सीमा को भी पार कर जाए और यहां 2000 गुना तक भी पाई गई है। शहरों में व्यस्ततम चौराहों पर आपने देखे, दिल्ली, जयपुर और अन्य जगहों पर व्यस्ततम जो चौराहे हैं वहां पर एक बोर्ड लगा रहता है, वहां पर इस PM के स्तर को दर्शाते हैं। तो शाम और सुबह के समय में जब सबसे ज्यादा पीक पर हमारा ट्रांसपोर्ट होते हैं तो उस समय PM की मात्रा को आप यहां पर देख सकते हैं। अब वायु प्रदूषण के स्रोत जानते हैं, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम स्रोत को जानेंगे और पहचानेंगे तो हम उससे निकलने वाले प्रदूषक को कम कर सकते हैं और स्रोतों पर ही उनको हम चेक कर सकते हैं। तो जानते हैं ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानवीय भी हो सकते हैं। देखिए प्राकृतिक स्रोत जो होते हैं वो एक अल्पकाल के लिए होते हैं और जैसे ही वो सिचुएशन चेंज हो जाती है वो स्रोत समाप्त। जैसे आंधी आ गई, अब आंधी में खूब सारी डस्ट उड़ गई, पर बारिश हो गई और फिर वो पार्टिकुलेट मटेरियल जमीन में सस्पेंड आकर के सेटल्ड हो गए, वातावरण फिर से स्वच्छ हो गया। लेकिन जो मानवीय क्रियाकलाप हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। तो जब मनुष्य अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए संतुलन को बिगाड़ता है, कौन से संतुलन को? अभी हमने देखा गैसों का मौलिक संगठन, संतुलन को बिगाड़ता है तो फिर प्रदूषण हो जाता है। अब इसके स्रोत हम देखते हैं, वायु प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है। देखिए घरेलू कार्यों में दहन से, हम खाना पकाने के लिए, अभी तो जाड़ा चल रहा है तो जाड़े में बहुत सारे लोग जो हैं वो आग तापने के लिए भी लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनमें हम दहन करते हैं। उन दहन से भी जो गैसें निकलती हैं, पार्टिकुलेट मटेरियल निकलते हैं, कार्बन के कण निकलते हैं, वो वातावरण को प्रदूषित करते हैं। ताप विद्युत जो संयंत्र हैं उसमें ऊर्जा बनाने के प्रोसेस के दौरान दहन द्वारा, यातायात के जो साधन है, कार ये पेट्रोल से, डीजल से, इनसे चलती है, CNG से चलती है,
तो वहाँ पर भी ईंधन का दहन होता है। औद्योगिक कारखानों से बहुत सारी विषैली गैसें निकलती हैं, चिमनियों के माध्यम से वो सब के सब वायुमंडल में विलीन होती हैं। बहुत सारे विलायकों का प्रयोग किया जाता है और विलायकों के प्रयोग के द्वारा भी काफ़ी सारी मात्रा में हानिकारक तत्व निकल कर के वायुमंडल में हमारे मिलते हैं। कृषि क्रियाओं के द्वारा भी हम बहुत सारे ऐसे उत्पाद बनते हैं उन क्रियाओं के द्वारा जो वायुमंडल में जाकर गैसों को, और अन्य भी बहुत सारे स्रोत हैं जो कोई भी स्रोत इस प्रकार के पदार्थों को निकालता है जो वायु में जाकर उसके मौलिक संगठन को बिगाड़ता है, वो हमारे प्रदूषकों के रूप में आएंगे। घरेलू कार्य में दहन से देखिए, जब भी कोई चीज जलती है बर्निंग के प्रोसेस में निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और जब कार्बन डाइऑक्साइड क्लोज स्पेस में जलती है तो वहां कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, और ये बहुत खतरनाक है। आपने कई बार सुना होगा कि बंद कमरे में अंगीठी जला करके लोग सोए और सुबह मरे हुए मिले, क्योंकि वहां पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बंद स्पेस में वो कार्बन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाती है, जो संरचना में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी होती है, और हमारे रक्त के जो हीमोग्लोबिन है वो उसको जब श्वसन में लेना शुरू करता है तो धीरे 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 मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो जलने से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी निकलती है, CO और कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मटेरियल, ये गैसें निकलती हैं और ये सब वायुमंडल में जाकर के इसे प्रदूषित कर देती है। ताप विद्युत ऊर्जा में देखिए, विद्युत उत्पादन के लिए ताप विद्युत गृहों में बहुत अधिक मात्रा में कोयला जलाया जाता है। कोयले जलाने से फिर वही चीजें निकलेंगी, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, ये, और धुआं काफी मात्रा में निकलता है। इन चिमनियों के माध्यम से धुआं काफी मात्रा में निकलता है और ये वातावरण में जाकर के उसे पोल्यूट करता है। यातायात में, अब देखिए यातायात, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है यातायात के साधनों का प्रयोग हो रहा है। आप देख सकते हैं पिछले 10 दिनों में, 10 वर्षों के दौरान हमारे पास में स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार इत्यादि, बसेस, और इनकी संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। शाम सुबह आप महसूस कर सकते हैं सड़कों पर जब हम चलते हैं सब तरफ गाड़ियों का ही रेला रहता है, और उनमें क्या इस्तेमाल होता है, डीजल या पेट्रोल। तो जब हम आंतरिक दहन इंजन है, इंटरनल कंबस्शन वाले ये इंजन हैं जो पुराने अभी चल रहे हैं, इन सभी में दहन के लिए जो पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं उससे काला धुआं निकलता है। इस काले धुएं में होता है, अभी हमने जो चर्चा करी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, ठीक है ना, ये सल्फर के यौगिक होते हैं, ये हमारे जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। औद्योगिक कल कारखानों में बहुत सारे औद्योगिक प्रोसेस में चीज़ों के निर्माण के लिए अनेक प्रकार की मशीनें चलती हैं और बहुत सारे प्रक्रियाएं होती हैं, उनसे बहुत सारा वेस्ट जो गैसेस हैं वो बाहर निकलती हैं। इनमें क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये विषैली गैसें निकल करके और ये भी वायुमंडल में मिलती है। कृषि प्रक्रियाओं के द्वारा आज वो जो पहले की परंपरागत प्राकृतिक खेती होती थी उससे तो पर्यावरण का प्रदूषण थोड़ा कम होता था, लेकिन आज की जो आधुनिक खेती होती है, इस आधुनिक खेती में बहुत सारे उर्वरकों का हम प्रयोग करते हैं, कीटनाशियों का प्रयोग करते हैं, है ना, कवकनाशियों का हम प्रयोग करते हैं। तो इनको रोगों के नियंत्रण के लिए हम कार्बनिक, फास्फेट, क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन, पारा, सीसा, ये सब प्रदूषक इसमें से निकलते रहते हैं, ये वायुमंडल में मिल करके और इसे गंभीर रूप से प्रदूषित कर देते हैं। अब ये सब धुआं है, किसी भी स्रोत से निकल रहा है, कार्बन के कण किसी स्रोत से निकले हैं, चूल्हे वगैरह से, इनसे उत्पन्न जो धुआं भी है ये भी वायु प्रदूषण का कारक बनता है। स्रोत बहुत सारे हो सकते हैं, बस जहां से भी धुआं, बर्निंग या इस प्रकार की हानिकारक विषैली गैसें निकल रही हैं वो हमारे वातावरण को क्या करेंगी, पोल्यूट करेंगी। और हवा हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्या प्रभाव पड़ता है इन वायु प्रदूषण का, क्या प्रभाव पड़ता है? वायु प्रदूषण का तो सब पर प्रभाव पड़ेगा, बचेगा ही नहीं कोई, ठीक है ना, क्योंकि सांस तो सभी वायुमंडल में ही हमें लेते हैं। पौधों की वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, जीव जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है, और मनुष्य तो इससे बचा नहीं है। वायुमंडल की संरचना पर भी इससे प्रभाव पड़ता है ना, और अन्य पदार्थों पर जो भी हमारे आसपास मौजूद हैं, बिल्डिंग्स हैं और दूसरी चीजें हैं, जो अजैविक वस्तुएं हैं, उन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जिनके बारे में हम जानते हैं। पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ज्यादा धूल, मिट्टी, डस्ट या इस प्रकार के मटेरियल होंगे, ऐसे गैसेज मटेरियल होंगे, ये तो ये क्या करते हैं, पत्तियों की ऊपरी सतह पर एक धूल के कण के रूप में
जम जाते हैं। आपने देखा कि शुद्ध जो गांव के जो पेड़ पौधे लग रहे हैं, फसलें लग रहे हैं, वहां पर आप देखें पत्तियां एकदम लश ग्रीन साफ सुथरी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम कस्बों की ओर जाते हैं या शहरों की ओर जाते हैं, अगर आप रोड के किनारे के पेड़ पौधों को देखें तो उनकी पत्तियों के ऊपर आपको धूल मिट्टी जमी हुई नजर आएगी। वर्षा होने पर जरूर साफ सुथरी होकर दिखती है, पर ऐसे जमी नहीं आती है। तो उससे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रभावित होती है। ऊपर से जो प्रकाश की किरणें आएंगी उनको एब्जॉर्ब करने के बीच में धूल के एक लेयर आएगी। साथ ही वाष्पोत्सर्जन के लिए जो स्टोमेटा का खुलना और बंद होने वाली जो क्रियाएं होती हैं, है ना, वो भी प्रभावित होगी। उत्सवेदन की क्रियाएं भी इससे क्या होंगी, प्रभावित होगी। जब भी किसी प्रकार का ईंधन कोई जलता है तो उससे क्या निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइड्स। अब यहां पर क्या होता है कि ये ऑक्साइड्स निकलने के बाद वातावरण की नमी के संपर्क में आने के बाद में ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, और ये फिर जब वर्षा के साथ में नीचे आते हैं तो ये वर्षा जो होती है अम्लीय वर्षा कहलाती है। और ये जाकर हमारे जलाशयों के पीएच को कम कर देते हैं, खेतों में जाते हैं तो वहां की पैदावार को घटाते हैं, यहां तक कि ये इमारतों को भी कोरोड करते हैं, इमारतों को भी क्षरित करते हैं। तो ये अम्लीय वर्षा बहुत खतरनाक होती है। वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं में ऐसी गैसें होती हैं जो पृथ्वी पर आने वाले सूक्ष्म तरंगी विकिरण के लिए तो पारदर्शी होती हैं। अब देखिए, इसको हम समझते हैं, ये है हमारा सूर्य और ये हमारी पृथ्वी है, ये है बीच में वायुमंडल या स्पेस। तो देखिए क्या होता है, जब यहां से पॉल्यूटेंट निकलते हैं, कौन से पॉल्यूटेंट, कौन से पॉल्यूटेंट निकलते हैं, वाहन वगैरह से, है ना, और उद्योगों से ऐसे पॉल्यूटेंट्स इसमें निकलते हैं कि अब देखिए इस प्रकार का ये पॉल्यूटेंट्स जो है ना, यहां आकर के इन्होंने इस पृथ्वी के चारों ओर ये सब एकत्र हैं। तो ये क्या है कि यहां से जो तरंगे आती हैं, सूर्य की जो प्रकाश किरणें होती हैं ऊष्मा और प्रकाश लेकर के, इनको तो इसमें से जाने दे देती हैं, राइट, है ना, क्योंकि ये सूक्ष्म तरंगीय विकिरण है। ये ऐसा दिन के समय में होता है, और शाम के समय में जब ये दीर्घ विकिरण वाली तरंगे वापस वायुमंडल में जाना चाहती हैं, जिससे पृथ्वी, दिन में अगर इस प्रकार से आएगा तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, लेकिन शाम और समय और रात के समय में ये विकिरण होकर के वापस पृथ्वी का तापमान नॉर्मल बना रहेगा। लेकिन ये इन तरंगों के लिए अपारदर्शी हो जाती हैं, ये इनको जाने नहीं देती। ये इससे पार नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि ये सारे के सारे वायुमंडल के आसपास ही ये मौजूद रहते हैं और धीरे 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 हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ाते हैं। इस प्रभाव को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, आप जानते हैं। तो वाहनों से और उद्योगों से इस प्रकार की गैसें निकलती, ग्रीन हाउस गैसें, जो पृथ्वी के तापमान को धीरे धीरे बढ़ाने में योगदान करती हैं। वातावरण का ताप लगातार बढ़ता जाता है। अब वातावरण, आप ऐसा मत सोचिए कि मान लीजिए किसी एक जगह पर ये पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं तो वहीं का तापमान बढ़ाएंगे, क्योंकि पृथ्वी ग्लोबल है और पूरी दुनिया एक कुटुंब है। तो जब पॉल्यूटेंट यहां से निकलेंगे लेकिन तापमान कहां बढ़ेगा, सब तरफ। और हमें पता है कि हमारे ध्रुवों पर भारी मात्रा में बर्फ जमी है। तापमान का ये बढ़ना, ध्रुवीय क्षेत्रों के जब धीरे धीरे टेम्परेचर हमारा बढ़ता जाता है तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो हमारी बर्फ है उसके पिघलने का खतरा उत्पन्न कर देती है। और ये खतरा छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। देखिए, अगर ये ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघलती है ना, ऐसा अमूमन होता है कि धीरे 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 टेम्परेचर पृथ्वी का बढ़ रहा है। जैसे 50 सालों के भीतर 1 डिग्री टेम्परेचर अभी हमारा बढ़ा है, लेकिन अगर ये टेम्परेचर 3 डिग्री तक बढ़ जाए, है ना, तो ध्रुवीय क्षेत्रों की जो बर्फ है वो इतनी मात्रा में पिघलेगी कि समुद्र का स्तर 100 मीटर तक ऊपर चला जाएगा। इससे जो तटीय क्षेत्र हैं
उनके पूरे जलमग्न हो जाने का बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो समुद्र से चारों तरफ घिरे हुए हैं, उनका तो नामो निशान भी मिट सकता है। चलिए जीव जंतुओं पर प्रभाव को देखते हैं। प्रदूषित वायु में सबसे पहले तो हमारी प्रभावित होती है श्वसन क्रिया। ठीक है, वायुमंडल से अगर चारे में फ्लोराइड की मात्रा अगर आ गई है, बढ़ गई, तो फ्लोरोसिस नामक बीमारी भी होने लग जाती है। और अम्लीय वर्षा के बारे में तो हमने आपको बताया कि जब ये तालाबों में पहुंचेंगी तो वहां के पीएच को बहुत कम कर देती है, अम्लीय कर देती है। फलस्वरूप जो जलीय जीव हैं, विशेष करके मछलियां, वो मरने लग जाती है। मनुष्यों पर प्रभाव है, श्वसन क्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। अगर ऐसी प्रदूषित वायु में हम निरंतर रह रहे हैं, जैसे शहरों में लोग रह रहे हैं, बहुत ज्यादा पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर में लोग रह रहे हैं, या औद्योगिक क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं, कल कारखाने जहां पर ज्यादा मात्रा में बहुत लंबे समय से रह रहे, तो उनसे सांस लेने से यकृत भी खराब हो जाता है, किडनी में भी क्षति पहुंचती, आहार नाल में भी क्षति पहुंचती है, टीबी की बीमारी हो जाती है जिसको क्षय रोग बोलते हैं, और मधुमेह और कैंसर जैसे बीमारियों के लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से कारण बनते हैं। CO2 की मात्रा अगर बढ़ती है वायुमंडल में, और अगर क्लोज स्पेस है और उसमें बहुत सारे लोग हैं, या हमने रात में हीटर जला के सो गए, या हमने रात में अंगीठी जला के सो गए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाती है। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर मात्रा बढ़ती है तो रक्त के हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन के वहन की क्षमता घट जाती है, और ऐसा संभव है कि अगर क्लोज स्पेस में लगा के सोए तो मृत्यु तक भी हो सकती है। वायुमंडल पे क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ज्यादा, अगर देखिए, एक तरफ तो गांव का आपका वातावरण एकदम साफ सुथरा, रात में आराम से हमको तारे दिखाई पड़ते हैं, और हम शहरों में अगर हम देखें, या बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एरियाज में हम वहां पर देखें, तो वायुमंडल में बहुत ज्यादा धुआं या डस्टी एक अपीयरेंस आता है, प्रकाश किरणों को प्रकीर्णित कर देने में सक्षम होता है। तो हमारे विजन में भी, हमारे देखने की क्षमता में भी इससे व्यवधान पैदा होता है। पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि होती है, और तापक्रम में वृद्धि होती है तो फसलों का जो चक्र है वो प्रभावित होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने की समस्या होती है। उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है, किसी भी चीज को अगर हम बर्न करें या जलाएं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती ही होती है। यहां पर हम जिस चीज की चर्चा कर रहे थे कि 50 वर्षों में लगभग 1 डिग्री का तापक्रम पृथ्वी का बढ़ गया है। अब अगर 3.6 डिग्री और अगर तापमान इससे बढ़ जाता है तो आर्कटिक और अंटार्कटिक के जो हिमखंड है वो पिघलकर समुद्र तल को 100 मीटर ऊंचा कर देंगे। पूरे तटीय क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो सब तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, इन देशों का तो नामो निशान खत्म हो जाएगा। अब एक और चीज पे हम चर्चा करते हैं, ओजोन परत की मोटाई घटना। ये ओजोन क्या है? ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। ठीक है, इसका रंग नीला होता है और गंध तीक्ष्ण होती है। इसकी अधिक मात्रा हानिकारक होती है, कम मात्रा में यह लाभदायक है। प्रकृति में ओजोन कितना मिलता है? 0.1 से 1.1 भाग प्रति 10 लाख भाग तक ओजोन हमारी पाई जाती है। अब देखिए, वायुमंडल में CO2 के प्रभाव से ओजोन परत की मोटाई कम हो जाती है। ओजोन परत की मोटाई कम होने से नुकसान क्या होगा? जो सूर्य की ओजोन पृथ्वी के चारों ओर जीवन रक्षक परत बनाता है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। अब यह हानिकारक पराबैंगनी किरणें ओजोन परत की मोटाई घटने की वजह से ये पृथ्वी पर आने की जो क्षमता है वो कम हो जाएगी, तो उसके बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे। और क्या हानिकारक प्रभाव पड़ेंगे? सूर्य की घातक किरणें अब पृथ्वी पर सीधे आने लग जाएंगी। इनको नुकसान कौन पहुंचाते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? CFC। जितने भी रेफ्रिजरेटर्स हैं, एयर कंडीशंस हैं, इनमें जो कंडेंसर होता है, ठीक है ना, कंप्रेसर होता है, उस कंप्रेसर में ये CFCs भरी रहती हैं। तो जो पुराने AC हैं, पुराने रेफ्रिजरेटर्स हैं, या आइसक्रीम बनाने वाले जो यूनिट्स हैं, या जहाँ पर झाग बनाने वाली यूनिट्स हैं, जहाँ फोम बनता है, वहाँ पर इनका व्यापारिक तौर पर इनका उत्पादन किया जाता है, और वहाँ से ये निकल करके ऊपर जाती हैं और जो नुकसान पहुँचाती है। हमने बताया ना आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC, ये गैसें सबसे ज़्यादा हानिकारक है। और जो नाइट्रिक ऑक्साइड्स हैं, ये ओजोन को सूर्य के प्रकाश में विघटित कर देते हैं।
अब वहां पर क्या होगा, जो जीवन रक्षक परत होगी, जहां पर ज्यादा मात्रा में ये गैसें निकलेंगी, वहां पर वो क्या होगी, परत की मोटाई कम हो जाएगी। तो इसे हम कहते हैं हटने से छेद दिखाई पड़ता है। जैसे एक चादर है, सब तरफ मोटी और बीच बीच में वो गल जा रही है, तो जगह जगह छेद उसमें बन जा रही है, तो वहां से रोशनी आती है नीचे। बच्चे जब खेल करते हैं तो देखते हैं ना, वहां से रोशनी आ रही, बाकी चादर से नहीं आ रही। इसी प्रकार की एक सुरक्षात्मक चादर पृथ्वी के चारों ओर है ओजोन की, और जब इन गैसों की वजह से वो ओजोन परत की मोटाई घट जाती है, तो वहां से पराबैंगनी विकिरण सीधे पृथ्वी पर आने लग जाते हैं, और वो हमारे लिए बहुत खतरनाक होते हैं। अन्य पदार्थों में देखते हैं, जो अजैविक धातुएं हैं, इन पर प्रभाव क्या पड़ता है। भवन, संगमरमर, चूना आदि सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड की नमी से इनमें क्षरण होता है ना। और चांदी के बारे में देखते हैं, आप देखते हैं ना कई बार, जिससे हम चांदी लेकर आते हैं और धीरे 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 उसकी चमक जो है वो थोड़ी सी कम होने लग जाती है, फिर उसको हमको चमकवाना पड़ता है। ऐसा हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होता है, और ये गैस जो प्रदूषित गैसें हैं उनमें ये मिलती हैं। तो इतने सारे प्रभाव देखिए, ये कम नहीं है, ये पूरी लिस्ट एंड नहीं है, ये जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन है कि ये प्रभाव इस पर पड़ सकते हैं। वास्तव में वायुमंडलीय या जो वायु के प्रदूषण का प्रभाव है, ये बहुत व्यापक है, इसलिए हमें इसके बारे में सचेत होने की जरूरत है और इसको हमको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि वायु प्रदूषण पर हम नियंत्रण कैसे करते हैं। इसके लिए हमें प्रदूषण के स्रोत को पहचानना होगा, और स्रोतों पर ही इसको नियंत्रण हमें करना होगा। तो हम कई विधियां हैं इसमें, जिसमें दो प्रमुख विधियों के बारे में चर्चा करते हैं। एक पृथक्करण विधि है और दूसरी हमारी है रूपांतरण विधि। पृथक्करण विधि में हम 3-4 तरीके अपनाते हैं। जैसे छानकर जो वायु आ रही है उसको हम किसी प्रकार के फिल्टर में लगा करके, और उसमें जो पार्टिकुलेट मटेरियल हैं या दूसरी चीजें हैं उनको हम फिल्टर आउट कर लें, और जो शुद्ध गैस को हम वहां से या शुद्ध वायु को हम उससे बाहर पास कराएं। निस्सादन के द्वारा, घोल करके, और एब्जॉर्प्शन या अधिशोषण की प्रक्रिया के द्वारा भी हम प्रदूषित जो वायु है उसको हम शुद्ध कर सकते हैं। छानने के प्रयोग में हम क्या करते हैं, छन्ने का हम प्रयोग करते हैं, और जो कणीय पदार्थ हैं हमारे प्रदूषित वायु में उनको हम फिल्टर आउट कर देते हैं, उनको हम छान देते हैं, और गैस को उससे हम जो शुद्ध गैस है या शुद्ध वायु उसको हम पास कर देते हैं। दूसरी प्रक्रिया जो हमारी निस्सादन वाली है, उसमें एक हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं चक्रवात रूपी उपकरण। इसको जब हम प्रयोग करते हैं तो वायु इसमें से घूम करके बाहर निकलती है, और जब घूम के बाहर निकलती है तो इसमें जो कणिकाएं हैं वो निस्सादित होकर रुक जाती है और शुद्ध वायु पास आउट होती है। घोलने की प्रक्रिया में हम या तो प्रदूषित वायु को हम जल से या तो हम उपचारित करते हैं, या विशेष प्रकार के यंत्र से ऐसे हम उसमें से गुजारते हैं कि प्रदूषित गैसें उसमें घुल जाती हैं और शुद्ध वायु ही उससे बाहर निकलती है। इस कार्य के लिए हम स्क्रबर मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि हम मार्जक यंत्र कहते हैं। प्रायः इंडस्ट्रीज में या औद्योगिक क्षेत्रों में चिमनियों वगैरह पर यह लगाया जाता है। बात करते हैं रूपांतरण विधि की। वायु में हम क्या करते हैं कि जो उपस्थित प्रदूषक हैं, है ना, उसको हम नुकसान न पहुंचाने वाले रूपों में कन्वर्ट कर देते हैं या उदासीन कर देते हैं, और जिससे कि हमारी वायु ऐसी हो जाती है जो उपयोग लायक होती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, कि यह विधि बहुत खर्चीली है, इसलिए इस विधि को ज्यादा हम प्रयोग चाहते हुए भी नहीं कर सकते। वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय देखिए, वैसे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन फिर भी हम इस पर चर्चा करते हैं कि वायु प्रदूषण को रोकने के क्या उपाय हैं। आज हमें ये चीज बहुत हल्की सी लग सकती है, लेकिन दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास है, जिसको हम आजकल चेन्नई कहते हैं, ऐसे और विश्व के जो बड़े बड़े महानगर हैं, उनकी वायु इतनी, उनकी जो कंडीशन है वो इतनी खराब हो चुकी है कि वो जीवन को सपोर्ट नहीं कर सकती आने वाले 50 सालों में। तो इसके लिए हम अभी से इस पर सतर्क होना होगा। तो कानून और सामाजिक चेतना के द्वारा सख्त कानून बनाने होंगे, उनका पालन करवाना होगा, लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस जगानी होगी, सामाजिक चेतना जगानी होगी, है ना। इसके माध्यम से, प्रचार माध्यमों के माध्यम से हमें आम जनता के बीच में वायु प्रदूषण और उससे होने वाले प्रभावों के बारे में जागरूक करना होगा। दहन देखिए एक जरूरी प्रक्रिया है। सब घरों में बर्निंग तो होगी, खाना बनाने के लिए बर्निंग होगी, इंडस्ट्रीज में बर्निंग, अब आग तो जलेगी ही जलेगी, आग के बिना तो मानवीय क्रियाएं संभव नहीं है। तो उसकी टेक्नोलॉजी में कुछ सुधार करते, जैसे हमने देखा ना, पहले गांव में चूल्हे जलते थे, लकड़ी से सीधे खूब सारा धुआं उठता था, आज हम गैस का प्रयोग कर रहे हैं
कई जगह हम इलेक्ट्रिक कुकर्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो धीरे धीरे हमें इसके प्रौद्योगिकी में सुधार करना होगा कि दहन से हमें कम से कम मात्रा में एयर पॉल्यूटेंट्स निकलें। वाहनों के धुएं का नियंत्रण करना होगा। निरंतर हम इसमें सुधार भी कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे आप मैक देखते हैं, है ना, भारत 1, भारत 2, भारत स्टेज 3, इस तरह से करके अब इंजन इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं कि वो कम से कम पॉल्यूटेंट वाले एग्जॉस्ट बाहर निकालें। और हम तो धीरे धीरे अब कहाँ जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जा रहे हैं, है ना। पहले एलपीजी पे गए, फिर सीएनजी पे गए, और हम किस जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर। तो वाहनों के धुएं का नियंत्रण होना चाहिए। शहरी यातायात व्यवस्था में हमें परिवर्तन करना चाहिए। हम देखते हैं कि जगह जगह हमारे यहाँ चौराहे होते हैं और लाल बत्तियां होती हैं। लाल बत्ती पर हजारों सैकड़ों वाहन एक साथ में रुकते हैं, मतलब 10 मिनट 15 मिनट रुकते हैं और वह एग्जॉस्ट वहां से निकलता रहता है। इस प्रकार से हमें इसमें परिवर्तन करना चाहिए कि वाहन कम से कम रुके। जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहां बाईपास बनाने चाहिए, जिससे कि वाहन बिना रुके हुए और उस स्थान को जा सके। तो इस प्रकार जहां पर ज्यादा वाहन का दबाव है उनको हम ऐसे क्षेत्रों में डाइवर्ट कर सकते हैं जहां से वो आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो ऐसा एक प्लान हमें बनाना होगा, अन्यथा वहां आसपास रहने वाले लोगों को वायु प्रदूषण से नहीं बचाया जा सकता। सेप्टिक टॉयलेट का निर्माण। देखिए, परंपरागत रूप से जो टॉयलेट्स थे, पहले तो लोग बाहर जाया करते थे, खुले में शौच जाते थे, वहां सड़ करके खराब होती थी और बदबू वगैरह सब जाती थी। धीरे धीरे हमें इनमें व्यवस्था में हमें सुधार करना होगा और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में टॉयलेट्स बनाने होंगे जो सीवर से जुड़े हुए हों और सेप्टिक टैंक से जुड़े हुए हों, ताकि हमें यहाँ से कम जो है एयर पॉल्यूटेंट्स बाहर निकले। और आगे चर्चा करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु विस्फोट और परीक्षण पर नियंत्रण। आज हर देश परमाणु संपन्न बनना चाहता है और परमाणु युद्ध के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। परमाणु की ताकत को सैन्य ताकत के लिए भी, रिसर्च के लिए भी, चिकित्सा में भी इस्तेमाल किया जाता है और शांतिपूर्वक कार्य में विद्युत उत्पादन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी बढ़ोतरी तो इसमें होगी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार से कानून बनाना पड़ेगा और एक निरंतर एजेंसी, निगरानी एजेंसी रखनी पड़ेगी जो परमाणु विस्फोटों और परीक्षणों पर नियंत्रण करे, क्योंकि परमाणु परीक्षणों में बहुत भारी मात्रा में रेडियो एक्टिव तत्व या विकिरण निकलते हैं जो हमारे वातावरण को गंभीर रूप से डैमेज करते हैं। एक सबसे अच्छी विधि है सघन वृक्षारोपण। वृक्ष जो हैं वो पोल्यूशन को रोकने को एक सबसे बड़े साधन है। तो एक हमारे पास में एक बहुत सुगम विधि है कि प्रत्येक हम अपने कार्य पर, प्रत्येक खुशी में, प्रत्येक गमी में या प्रत्येक अवसर पर, सामाजिक उत्सवों पर हम अधिक से अधिक वृक्ष जो है अपने आसपास लगाएं। और जितने हम अपने इलाके को हरा भरा रखेंगे, जितने वृक्षों को रखेंगे, उतने ये पर्यावरण प्रदूषण को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं। आप देखते हैं कि पार्कों वगैरह जगह है या गांव में जो बहुत अधिक खेती किसानी या बाग बगीचे जहां पर होते हैं, वहां की वातावरण की वायु ऑटोमेटिक शुद्ध होती है। उद्योगों में विषैले रसायनों के प्रयोग पर हमें नियंत्रण रखना पड़ेगा, कानून के द्वारा भी, टेक्नोलॉजी के द्वारा भी और ऐसी विधि के द्वारा भी कि ये सीधे वायुमंडल में प्रवेश नहीं करें। उद्योग में जो लोग खाने कमाने के लिए जाते हैं, उद्योगों में काम करेंगे ही करेंगे, वहां उद्योगों में जो प्रोडक्शन हो रहा है उससे बहुत सारी हानिकारक गैसें भी निकलेंगी। तो जीवन उनका संकट में नहीं आए, इसके लिए हमें ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एयर मास्क हम इस्तेमाल करें या गैस मास्क हम इस्तेमाल करें, जिससे कि उनका जीवन सुरक्षित रहे। चिमनियां जो औद्योगिक क्षेत्रों से जा रही है, उनके जो हेड है जहां से वो निकल रही हैं, ऊपर विद्युत अवक्षेपक लगाने होंगे, जिससे कि वो हानिकारक गैसें वायुमंडल में सीधे नहीं जाएं। दो विधियों के बारे में हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला है कानून और सामाजिक चेतना के बारे में। देखिए, हम जब तक किसी कार्य को नहीं करते हैं ना, जब तक हमें उसे कानून से उसके लिए उस पर रोक नहीं लगाई जाती है। तो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रकार के कानून बना करके वायु प्रदूषण को नियंत्रण किया जाना चाहिए और सामाजिक चेतना भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जागृत करनी चाहिए। देखिए, वायु प्रदूषण के नियंत्रण रोकथाम के लिए एक वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 बनाया गया हमारे देश में। राष्ट्रपति की सहमति के बाद इसे 16 मई 1981 से लागू भी किया गया। इस अधिनियम में संशोधन भी किया गया और अब इसको बदलकर वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम 1987 यहां पर लाया गया, जो 1 अप्रैल 1988 से लागू है। ये देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक संयंत्रों पर और अन्य ऐसी स्रोतों पर जो वायु प्रदूषण कर सकते हैं, वहां पर वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए सख्त कानून
बनाती है और उसे लागू करती है ये एजेंसी। सघन वृक्षारोपण के बारे में बात करते हैं। वृक्ष से बढ़िया एयर वायु के प्रदूषण को रोकने का हमें सस्ता, सरल और सुविधाजनक उपाय और कोई नहीं है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, एक पीपल का पौधा अपने जीवन काल में 1713 किलोग्राम ऑक्सीजन देता है। ये तो एक अनुमान मात्र है। ये ऑक्सीजन 60,000 मनुष्यों के लिए पर्याप्त होती है। हम बीमार होते हैं ना, वहां पर जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगता है, 1600 रुपए का एक सिलेंडर लगता है, जो दिन भर भी नहीं चलता। अब आप समझ सकते हैं कि हमें जीवन जीने के लिए शुद्ध वायु की कितनी आवश्यकता है, और ये वृक्ष हमें प्रदान करते हैं। तो सबसे उपयोगी जो भूमिका अदा करते हैं, जन जागृति के माध्यम से हमें अपने आसपास सघन वृक्षारोपण करने चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने इस वीडियो के पार्ट में जाना कि कैसे जल प्रदूषण का प्रभाव मनुष्यों पर, पादपों पर और अन्य चीजों पर पड़ता है। साथ ही वायु प्रदूषण के विस्तृत प्रभाव के बारे में जाना, उससे होने वाले नुकसानों के बारे में जाना और उसको नियंत्रण के उपाय के बारे में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे इस पाठ के अगले वीडियो के साथ में, जिसका इंतजार आपको रहेगा, और हम शीघ्र आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।